हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस अबाउट ओशियन करंट्स। इस वीडियो में हम महासागरीय जलधाराओं, उनके प्रकार तथा उनके उत्पन्न होने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे लवणता से क्या इफेक्ट पड़ता है, तापमान से क्या इफेक्ट पड़ता है, गर्म जलधाराएं कौन सी हैं, ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं और वो कैसे उत्पन्न होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन है कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं तथा ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो जो अर्थ है, अर्थ में ये तो आपका इक्वेटर रहेगा, तो सबसे गर्म यही रहेगा क्योंकि सूर्य किरणें सीधे पड़ेंगी, और ये ध्रुव ठंडे रहेंगे। तो जो गर्म जल धाराएं विषुवत रेखा से उत्पन्न होंगी और ध्रुवों की तरफ जाएंगी। तो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की प्रभावित होती हैं। पहला बिल्कुल सही है। अच्छा, महासागरीय धाराएं आसपास क्षेत्र तापमान कोई प्रभाव नहीं डालती? नहीं। देखो, जो गर्म जल धाराएं यदि आप वो ठंडे प्रदेशों से जाएंगी, यानी कि उनका जो कोस्टल है, कोस्टल से गर्म रहेगा, तभी तो रहता है कि यूरोप के कुछ कोस्टल एरियाज में गर्म जलधाराओं की वजह से वहाँ बर्फ़ नहीं जमती है, तो इससे बंदरगाह यूज में आते रहते हैं। तो ये गर्म जलधाराएं प्रभाव डालती हैं, ठंडी जलधाराएं भी प्रभाव डालती हैं, तो दूसरा ठीक नहीं है। तीसरा, ठंडी जलधाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की प्रभावित होती हैं। जो ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से ये विषुवत रेखा की तरफ आएंगी, तो ये तीसरा ही करेक्ट है। 1 and 3 आर करेक्ट। तो 1 and 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 and 3 आर करेक्ट। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। जो ओशियन करंट है, ओशियन करंट इज ए हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ सी वाटर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी, wind and water density. Ocean currents play an important role in determination of climate of the coastal regions. अभी और एक्सप्लेनेशन देखें। देखो, महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं महासागरों नदी के प्रवाह के समान होती हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रभाव को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण महासागरीय धाराएं महासागरों में कई कारणों से उत्पन्न होती हैं, जिनमें से कुछ महासागरीय विशेषताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा कुछ पृथ्वी की घूर्णन गति एवं उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। जो पृथ्वी घूर्णन करती है वो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो कुछ जो जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में होती हैं उन्हें विषुवतीय धारा कहते हैं, जो मतलब पूर्व से पश्चिम होंगी, और जो पश्चिम से उनको प्रतिविषुवतीय धारा कहती है। अच्छा, इन कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। महासागरीय धारा को उत्पन्न करने वाले कारकों में एक तो पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन से संबंधित कारक। देखो, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। इसी गति के कारण महासागरीय जल में पृथ्वी की गति के विपरीत यानी कि पूर्व से पश्चिम उत्पन्न होती है, जिसे हम विषुवत रेखीय धारा उत्पन्न होती है। जो विषुवत रेखीय धारा है वो पृथ्वी की गति के विपरीत है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर। तथा कुछ जल पृथ्वी की गति की दिशा में अग्रसर हो जाता है, जिसे हम प्रतिविषुवत धारा उत्पन्न होती है, एंटी इक्वेटोरियल करंट। अच्छा देखो, उत्तरी गोलार्ध में धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं तथा दाईं ओर मुड़ जाती हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं तथा अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। देखो, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे तो जैसे ये गई उत्तरी गोलार्ध में, ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर और दाईं ओर मुड़ गई। अच्छा, महासागरों से संबंधित कारक हैं जैसे तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता के कारण सागरीय जल के तल में अंतर के फलस्वरूप महासागरीय धाराओं की उत्पन्न होती है। मतलब हाइयर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ जल का प्रभाव होगा, जिसके कारण महासागरीय धारा उत्पन्न होंगी। अच्छा, विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इससे महासागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है तथा उसका घनत्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप विषुवत जलधारा के रूप में जल में गति प्रारंभ हो जाती है। एक इनकी लवणता में अंतर के कारण होती है, सैलिनिटी डिफरेंस के कारण। देखो, सागरीय लवणता में भिन्नता पाई जाती है। अधिक लवणता वाला जल अधिक घनत्व वाला एवं भारी होता है, और भारी जल नीचे बैठता है, जिसका स्थान भरने के लिए कम लवणता एवं घनत्व वाला जल आता है और एक धारा बन जाती है। तो जो धारा है वो लवणता में भिन्नता के कारण भी उत्पन्न होती है, एक घनत्व में भिन्नता के कारण होती है। तापमान, लवणता, दाब तथा उच्च अक्षांशों में बर्फ के पिघलने से भी घनत्व में अंतर आता है। घनत्व में भिन्नता के फलस्वरूप भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। अच्छा, बाह्य महासागरीय कारक हैं कि महासागर के जल पर विविध दशाओं का प्रभाव होता है,
जिनमें वायुदाब, हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षण इत्यादि हैं। अच्छा, वायुदाब और हवाओं का क्या रहता है कि महासागर के जल में जहाँ वायुदाब अधिक होता है वहाँ पर सागरीय जल का तल नीचे होता है, तथा जहाँ वायुदाब कम होता है वहाँ पर सागरीय जल का तल ऊंचा होता है, जिसके कारण कम वायुदाब के क्षेत्र से जल अधिक वायुदाब की ओर गति करता है, जिससे धाराएं उत्पन्न होती हैं। देखो, जहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा वहाँ जल का तल नीचा होगा, और जहाँ वायुदाब कम होगा वहाँ जल का तल ऊपर होगा। तो जल हमेशा हाइयर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा, यानी कि कम वायुदाब के क्षेत्र से अधिक वायुदाब की क्षेत्र की ओर जल जाएगा, जिससे धारा उत्पन्न होती है। और प्रचलित हवाओं के कारण भी महासागरीय जल में धाराएं उत्पन्न होती हैं। जैसे ये सी है, तो इस पर जब हवाओं का जो घर्षण होगा उसके कारण भी पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जिससे महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब हवाएं सागर से होकर चलती हैं तो रगड़ या घर्षण से अपने साथ सागरी जल को भी ले जाती हैं, जिससे धाराओं की उत्पत्ति होती है। अच्छा, तापमान के आधार पर महासागरीय धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है गर्म धारा, एक ठंडी धारा। अच्छा, गर्म धारा कैसे रहेगी? जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ का ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर ज़्यादा गर्म, इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये जल गर्म होता है, तो यहाँ से जो धारा ध्रुवों की ओर जाएगी वो गर्म जल धारा होगी। जो जल धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर, भाई ये 0 डिग्री है और ये पोल्स पर 90 डिग्री है, तो निम्न अक्षांशों उच्च अक्षांशों की ओर जो प्रवाहित होती हैं उन्हें गर्म जल धारा कहते हैं। और इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर चलती हैं वहाँ तापमान बढ़ा देती हैं। अच्छा, ठंडी जल धारा, जो धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं उन्हें ठंडी जल धाराएं कहते हैं। इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर चलती हैं वहाँ तापमान कम कर देती हैं। देखो, जो ठंडी जलधारा है वो जिस क्षेत्र से जाएंगी उस क्षेत्र का तापमान भी कम कर देंगी, और गर्म जलधारा जिस क्षेत्र से जाएंगी उस क्षेत्र का तापमान बढ़ा देंगी। तो जो ये जैसे गर्म जलधारा है उसे रेड से दर्शाया गया है, तथा ठंडी जलधारा को ऐसे दर्शाया गया है। अब देखो भाई, जो गर्म जलधारा है यानी गर्म होगा, उसका मतलब घनत्व तो कम होगा, वो ऊपर उठेगा। जो ठंडी जलधारा है मतलब उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, भारी जल होगा, तो वो नीचे बैठेगा, इसीलिए उसको नीचे दर्शाया गया है। अच्छा, महासागरीय धाराओं का प्रभाव क्या है? महासागरीय धाराएं सागरीय क्रियाकलापों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं तटीय भागों की जलवायु में पर्याप्त संशोधन करती हैं। इनका अधिकतम प्रभाव तटीय क्षेत्रों के तापमान पर होता है। गर्म धाराएं ठंडे भागों में पहुंचकर सर्दियों में तटों को अपेक्षाकृत गर्म रखती हैं। गल्फ स्ट्रीम की उत्तरी अटलांटिक शाखा यूरोपीय तटीय देशों के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे वहाँ के पत्तन हमेशा खुले रहते हैं। अच्छा, ठंडी धाराएं गुजरने से मार्ग के तापमान को अत्यंत कम कर देती हैं, जिससे हिमपात की दशाएं उत्पन्न होती हैं। गर्म धाराओं के ऊपर प्रवाहित होने वाली हवाओं के कारण वर्षा भी होती है। जल धाराएं पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठंडी व गर्म जल धाराओं के मिलने पर कोहरा पड़ता है, जो जलयान संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। और जहाँ ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती हैं वहाँ प्लांकटन बहुत होते हैं, जो मछलियों के लिए खाने का होता है, तो वो फिशिंग जोन कहलाते हैं, जैसे ग्रांड बैंक है। तो ऐसी जगह जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलेंगी वहाँ फिशिंग जोन भी बहुत मिलेंगे। जैसे ये है कि वहीं जलधाराओं द्वारा मछली के लिए आवश्यक ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों के साथ साथ प्लैंकटन का भी परिवहन होता है, जिससे मत्स्यन को बढ़ावा मिलता है। महासागरीय जलधाराओं के सहारे व्यापारिक जलयानों का परिवहन किया जाता है। गर्म धाराओं के कारण ठंडे प्रदेशों के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। तो ये धाराओं के बारे में था। अच्छा, और अब ये थोड़ी धाराएं देखते हैं। देखो, जैसे हम यहाँ से देखेंगे, ये प्रशांत महासागर में देखते हैं, इधर से क्यूरोसियो जलधारा रहती है और इधर से ओयोसियो जलधारा आती है। ये दोनों यहाँ मिलती हैं, तो ये मत्स्य उत्पादन के लिए मतलब बहुत अच्छा है। और हम देखें तो ये अगुलहास धारा है आपका मेडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट पर, और इसके पश्चिमी तट पर रहती है यहाँ वेनेजुएला धारा। ये कैनरीज धारा जब ये ऐसे चलती है तो उत्तर बृहस्पति धारा, फिर यहाँ से गल्फ स्ट्रीम धारा रहती है। इधर से लेब्रेडोर धारा आती है, जब ये यहाँ मिलती है तो ये भी मत्स्य उत्पादन के लिए यूज होता है। इधर से ब्राज़ीलियन धारा आती है, इधर से फॉकलैंड धारा आती है, तो यहाँ भी अच्छा मत्स्य उत्पादन रहता है।
और साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर यहाँ पेरू या हेम्बोल्ट धारा, ये ठंडी जल धारा है। और इधर देखें ये कैलिफोर्निया धारा है, इधर गर्म जल धारा अलास्का धारा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है कि जहाँ गर्म जलधाराएं और शीतल जलधाराएं मिलती हैं। वह क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत धाराएं आपस में मिलती हैं वो सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वह प्लैंकटन अवेलेबल रहते हैं। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि सागर या महासागर के जिस स्थान पर गर्म व शीतल जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। जैसे ये कुरोशियो और ओयोशियो जलधारा जहाँ मिल रही थी, एक जहाँ ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्रेडोर धारा जहाँ मिल रही है वो मत्स्य के लिए फेमस है। और इसमें आप गर्म जलधारा को देखते हैं, जैसे देखो ये ठंडी जलधारा, ये पेरू जलधारा है जो आपका साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर ये ब्राज़ील जलधारा, यहाँ बेंगुएला धारा, ये अगुल्हास धारा, ये कुरोशियो धारा और ऊपर से ओयोशियो धारा। इधर से ये जाएगी गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से आगे मिलेगी लेब्रेडोर, फिर इधर से आएगी इर्मिंगर और इधर चली जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अभी चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ देख सकते हैं सबको अच्छे से, जैसे ये हम्बोल्ट धारा, वेनेजुएला धारा। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है, इसकी जो जापानी भाषा से हुई है। सुनामीज आर जायंट वेव्स और रैपिड राइजेज इन सी लेवल। देखो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, पूरी तरह डूब गया। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये है सुनामी। सो दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू।